हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस CCI एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ट्रिपल सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नवंबर 2020 में पूछे जाने वाले कुल महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का आपके लिए कलेक्शन लेकर के आ चुका हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले दोनों सीरीज़ के अंतर्गत आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया है, ठीक वैसे ही आज आपके लिए इन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल सी की परीक्षा में हेल्प देने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप किसी भी तरह के कंप्यूटर कोर्स को कर रहे हैं या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PCL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन 100 प्रश्नों के अलावा भी मैं प्रत्येक प्रश्नों पर कुछ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको इन 100 प्रश्नों के अलावा भी प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि जब ये वीडियो देखिए तो आप पेन और कॉपी ज़रूर लेकर के बैठिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो उन्हें आप नोट कर लें। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल ही नए होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि ट्रिपल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नवंबर 2020 के अंतर्गत ये हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आप नए हैं तो पहले उन दोनों पार्ट्स को भी देख लीजिए, ताकि आपको ढेर सारे प्रश्नों का कलेक्शन मिल सके। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, निम्नलिखित में से नवीनतम IT गैजेट्स है। यहाँ पर IT गैजेट्स के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है पेन विथ कैमरा, ड्रोन कैमरा, बोथ A and B एंड नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि पेन विथ कैमरा और ड्रोन कैमरा ये दोनों ही नए IT गैजेट्स हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ A and B। आपको बता दें कि वह डिवाइस जो आपके कार्य को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, साथ ही साथ जो आपके समय को भी बचाने का काम करता है, उसे हम गैजेट कहते हैं। और आजकल पेन विथ कैमरा, ड्रोन कैमरा, इसके अलावा जो है स्मार्ट वॉच 360 और भी ढेर सारे गैजेट्स जो है आपको मिल जाता है। आपका स्मार्टफोन, मोबाइल भी एक तरह का गैजेट ही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, PDA का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ PDA के बारे में पूछा गया है कि PDA का पूरा नाम क्या है। आपको बता दें कि PDA जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला एक डिवाइस है, और यहाँ पर इसका पूरा नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल डाटा असिस्टेंट, प्राइवेट डाटा असिस्टेंट, प्राइवेट डिजिटल असिस्टेंट और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और PDA जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला एक पार्ट है। इसके अलावा इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और भी ढेर सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत डिवाइस आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्रे-1 कंप्यूटर कब बना था। जी हाँ दोस्तों, क्रे-1 जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था, और यह पूछा गया है कि कब बना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1947, 1950, 1976 या 1980। तो आपको बता दें कि क्रे-1 जो है इसे क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 यानी 1976 में तैयार किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 1976। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस जो है, जो कि लेटेस्ट अभी आपको नवंबर महीने में पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। और साथ ही साथ
कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्नों को ऐड किया है जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प दे। अगर आप दिसंबर या फिर फरवरी महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको बता दें कि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर में क्या शामिल होता है। ऑप्शन दिया है चिप, ट्रांजिस्टर, वायर या नॉन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर में आपको लाखों ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं जो सिलिकॉन का बना होता है और यह माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के चौथे जनरेशन के अंतर्गत यूज़ किया गया था। इंटेल नाम की कंपनी सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के किस जनरेशन में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ख़ास प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह कौन सा जनरेशन है जिसमें पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन। पहले जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और सबसे पहली बार सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होना शुरू हुआ और आजकल सभी जनरेशन में यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन सभी जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल और बिल्कुल ख़ास, बिल्कुल नया है। यहाँ पूछा गया है नोटबुक कंप्यूटर का वज़न कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, नोटबुक जो कंप्यूटर है जो पीसी के अंतर्गत आता है इसका वज़न पूछा गया है कि इसका वज़न कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 5 पाउंड, 7 पाउंड, 10 पाउंड या फिर 12 पाउंड। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 पाउंड। जी हाँ दोस्तों, नोटबुक कंप्यूटर जो है इसका वज़न 7 पाउंड होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट लाइट से किस मेमोरी का डेटा मिटाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें आप चाहें तो पराबैंगनी किरणों से डेटा इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ईपी रोम, डबल ईपी रोम, एम रोम या फिर बायोस। तो आपको बता दें ये चारों ही आपके रोम मेमोरी के पार्ट हैं और इसमें जो ईपी रोम होता है इसे आप अगर चाहें डेटा इरेज करना तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की आवश्यकता होगी और यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आपको बात बताएं यहाँ पर जो है इनके फुल नेम क्या होते हैं तो इसका नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया हुआ है इसका पूरा नाम होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एम रोम का होगा मास्क रीड ऑनली मेमोरी और बायोस का होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर ये चारों जो है वो रोम के पार्ट है और हालांकि आपको बता दें कि जो रोम मेमोरी होती है जिसको हम पी रोम बोलते हैं या अधिकतम जो रोम के मेमोरीज होते हैं इनमें से डेटा इरेज नहीं होता है, जबकि रैम जो होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, वहाँ से डेटा आप आसानी से इरेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर होता है। आपको बता दें कि हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में हम ऑप्शन दे रखा है 256 बीट, 512 बीट या 512 बाइट या फिर यहाँ पर दिया हुआ है 256 बाइट। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर सी में बाइट दिया है और यहाँ पर बीट दिया हुआ है। आपको बता दें कि एक सेक्टर के अंतर्गत आप अधिकतम 512 बीट जो है वो सेव कर सकते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा 512 बीट। यहाँ पर आपको बाइट जो है आंसर नहीं मारना है। आपको बता दें कि सबसे मेमोरी की छोटी इकाई बीट होती है। जब 4 बीट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, 8 बीट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है किस ऑप्टिकल मेमोरी में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल मेमोरीज जो होती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डेटा किस में स्टोर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है CD, इसके अलावा दिया है ब्लू रे डिस्क, DVD या रेड रे डिस्क। आपको बता दें कि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। जी हाँ दोस्तों, ब्लू रे डिस्क जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत। आपको बता दें कि CD में केवल आप 700 MB तक डेटा स्टोर करते हैं, जबकि DVD में आप 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 विंडोज़ 10 को
कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ दोस्तों, विंडो 10 जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और इसका 10 वर्जन कब लॉन्च किया गया यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 30 सितंबर 2016, 29 जुलाई 2015, 25 सितंबर 2014 या 12 अक्टूबर 2013। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जुलाई 2015। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, इसका सबसे पहला वर्जन जो है वो 1985 में विंडोज़ 1 के नाम से रिलीज़ किया गया है। और इसका जो सबसे फेमस वर्जन है वो एक्सपी है जो 2001 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, लाइनक्स कितने प्रकार के GUI इंटरफेस आपको प्रदान करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 या 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 2 प्रकार का। और इनके नाम है KDE और जीनोम। यह 2 प्रकार के GUI इंटरफेस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कराता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल CCC में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यूबंतु में डिफ़ॉल्ट थीम का नाम क्या है? यहाँ पर थीम का नाम पूछा गया है कि यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप चला रहे हो तो उसमें कौन सा थीम होगा। तो यहाँ दिया है एम्बियंस, रेडियंस, क्लासिक या स्पेशल। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्बियंस। यहाँ पर 2 ही थीम आपको मिलते हैं, एक मिलता है एम्बियंस जबकि दूसरा मिलता है रेडियंस। जबकि क्लासिक थीम जो होता है वो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन है, गैजेट्स की तुलना किससे की जाती है? यानी कि गैजेट का तुलना जो है किससे किया जाता है? मैजिक बॉक्स, इंपॉर्टेंट टूल्स, स्पेशल हार्डवेयर या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि हमेशा गैजेट्स की तुलना जो है वो मैजिक बॉक्स से की जाती है, क्योंकि यह एक तरह का ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो आपके समय के साथ साथ आपके पैसे को भी बचाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, यूबंतु ओएस में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन आपको कहाँ दिखाई देता है? तो विंडो के लेफ्ट में, बॉटम में, टॉप में या फिर राइट में। तो आपको बता दें कि यूबंतु ओएस अगर आपने चलाया होगा तो आपको वहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन जो है वो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। जबकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए ओएस चलाए हैं या फिर प्रोग्राम चलाए हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन हमेशा राइट साइड में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है जो कई बार पूछा जा चुका है, यूबंतु में रनिंग एप्लीकेशन कहाँ दिखाई देता है? अगर आप यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो वहाँ पे जो भी प्रोग्राम को आपने एक्टिव किया हुआ है यानी जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो आपको कहाँ शो होगा? टाइटल बार पर, लॉन्चर पर, मेन्यू बार पर या फिर डैश में। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा लॉन्चर। लॉन्चर के अंतर्गत जो भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं वो आपको यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्चर पर शो होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप देखिए टास्क बार पर हमारा रनिंग प्रोग्राम जो है वो शो हो रहा है, जबकि अगर आपकी बात करें यूबंतु में तो वहाँ पर लॉन्चर के अंतर्गत मिल जाता है। इसके अलावा डैश नाम की एक फैसिलिटी जो है आपको यूबंतु के अंतर्गत मिल जाती है, जहाँ से आप जा करके और किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अगर आते हैं तो स्टार्ट बटन से जैसे प्रोग्राम को आप सर्च करते हैं, ठीक उसी तरह से आप यहाँ डैश के अंतर्गत आकर के यूबंतु में किसी प्रोग्राम को ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यूबंतु में लॉग आउट का शॉर्टकट की क्या है? जी हाँ दोस्तों, लॉग आउट का शॉर्टकट की यूबंतु के अंतर्गत क्या होता है? ऑप्शन दिया है शिफ्ट अल्ट डिलीट, कंट्रोल अल्ट डिलीट, टैब अल्ट डिलीट या होम अल्ट डिलीट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ अल्ट बटन और डेल बटन जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है वो लॉग आउट हो जाता है यूबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए यूबंतु ओएस में शट डाउन का ऑप्शन कहाँ प्रदर्शित होता है? बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ये और कई बार जो है यह रिपीट हुआ है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि यूबंतु ओएस में आपको शट डाउन का ऑप्शन कहाँ मिलता है? नेटवर्क इंडिकेटर पर, साउंड इंडिकेटर पर, सेक्शन इंडिकेटर पर या फिर डेस्कटॉप इंडिकेटर पर। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूबंतु ओएस का इंटरफेस देखते होंगे तो वहाँ पर ऐसे ऊपर साइड में
आपको जो है ये सभी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें सेक्शन नाम का एक इंडिकेटर मिलता है, जिस पे आप टैप करते हैं तो वहाँ आपको शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। जबकि अगर विंडोज़ की बात करें तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, बिल्कुल ही नए युबंतु से रिलेटेड क्वेश्चंस, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो है इस समय पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ कलेक्ट किया हुआ है और आपके लिए लाया हूँ। ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके लिए बहुत ही नए और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मिलेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप साथ ही साथ ये भी हमें बताओ कि आपको किस तरह के ये सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आप पेपर दे चुके हैं और आपको कोई क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट आपके CCC में पूछा गया है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, युबंतु ओएस में कंट्रोल पैनल को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन है ये कि अगर उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं तो वहाँ पर कंट्रोल पैनल का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ ऑप्शन सेटिंग, प्रॉपर्टीज़, पर्सनलाइज या सिस्टम सेटिंग। तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम सेटिंग के नाम से आपको कंट्रोल पैनल मिल जाता है, जहाँ पर आपको हर तरह के सेटिंग का सारा आइकन जो है वो युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, युबंतु ओएस सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है, यस, नो, नेवर या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि युबंतु ओएस जो है वो सर्वर के रूप में वर्क नहीं करता है। सर्वर के रूप में अगर वर्क कराना है तो आपको विंडोज़ ओएस की हेल्प लेनी होगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है लिब्रे ऑफिस से आ गया है कि लिब्रे ऑफिस का स्टेबल वर्जन कब रिलीज़ किया गया। ये बहुत ही ख़ास यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर लिब्रे ऑफिस का जो स्टेबल वर्जन यानी स्थिर वर्जन जो है वो कब रिलीज़ किया गया है। ऑप्शन है 28 सितंबर 2010, 28 सितंबर 2011, 25 जनवरी 2011 या 25 जनवरी 2010। तो आपको बता दें कि लिब्रे ऑफिस ने अपना सबसे पहला वर्जन 28 सितंबर 2010 को रिलीज़ किया था, लेकिन उसका जो पहला स्टेबल वर्जन है, जो स्थिर वर्जन था, उसे 25 जनवरी 2011 में रिलीज़ किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर ये पूछता लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन रिलीज़ कब किया गया तो वहाँ राइट आंसर हो जाता है 28 सितंबर 2010। जबकि यहाँ पर स्टेबल वर्जन की बात हो रही है तो वह रिलीज़ हुआ था 25 जनवरी 2011 में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास है, दिया हुआ है निम्न में कौन सा एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस में नहीं आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रही है कि कौन सा एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस में नहीं आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है राइटर, एक्सेस, मैथ या कैल्क। तो आपको बता दें राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्सेस, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर, मैथ, कैल्क, इम्प्रेस, बेस और ड्रॉ ये 6 एप्लीकेशन आते हैं, जबकि एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंतर्गत आता है, जिसे हम MS एक्सेस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको CCC में ज़्यादातर मिल जाते हैं, और अक्सर करके हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं नहीं शब्द पे, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा समय वहाँ लग जाता है। तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होता है, आपको प्रश्न जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है निम्न में कौन सा एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है MS वर्ड, जेट वर्ड या फिर ABI वर्ड या फिर ऑटो वर्ड। तो आपको बता दें राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटो वर्ड। ऑटो वर्ड नाम का कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आपको नहीं मिलता है, जबकि आपको MS वर्ड, ABI वर्ड और जेट वर्ड नाम के वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में MS वर्ड के किस संस्करण से मिलता है, यानी किस वर्जन से, MS वर्ड के किस वर्जन से जो है आपका लिब्रे ऑफिस का राइटर मैच करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है MS वर्ड 2007, 2003, 2013 और 2016। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा MS वर्ड 2003 वर्जन। जी हाँ दोस्तों,
3 वर्जन जो है वो मेन्यू आधारित होता है, और अगर आप लिब्रे ऑफिस चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वह भी पूरा मेन्यू आधारित होता है। जबकि अगर ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में आपको 7 वर्जन, 13 वर्जन और 16 वर्जन जो है वो टैब आधारित मिल जाता है। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं वीडियो, आप भी देखेंगे कि यहाँ पर ये 7 वर्जन है और ये टैब आधारित होता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको एक पूरी की पूरी रिबन खुल करके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खास अगला जो है हमारा क्वेश्चन मिलेगा, और ये देखिए अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही खास दिया हुआ है, राइटर में आपको डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या मिलता है, untitled-1, untitled1, document1 या doc/1। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा untitled1। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही ऑप्शन सेम है, लेकिन यहाँ पर एक सिंबल यूज़ किया गया है, जबकि अगर आप लिब्रे ऑफिस चलाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि जो फाइल का नाम होगा उसमें किसी भी तरह का चिन्ह नहीं होगा, और यह नाम होगा untitled1। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया हुआ है, राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन का मेज़रमेंट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास ये प्रश्न है कि अगर आप मार्जिन की सेटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर मार्जिन का मेज़रमेंट यानी मापन इकाई जो होती है वो क्या होती है, पॉइंट्स में होता है, इंच में होता है, सेंटीमीटर में होता है या फिर मीटर में होता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन जो है वो पेज पर चारों तरफ आपको शो हो जाता है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न जो है वो 27 नंबर का है, राइटर में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की अपने कीबोर्ड में आप यूज़ करेंगे। ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+V या Ctrl+Shift+S। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+Shift+S। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+Shift+S जो है, Ctrl+Shift+V जो है, यह आपका पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, बहुत ही खास है ये प्रश्न, कई बार CCC में रिपीट हुआ है तो इसे याद रखिएगा। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्म मेन्यू, टूल्स मेन्यू और स्टाइल मेन्यू। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स मेन्यू। जी हाँ दोस्तों, टूल्स मेन्यू के सभी ऑप्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टूल्स मेन्यू से प्रश्न जो है पूछा जाता है और ज़्यादातर प्रश्न इससे अभी तक बना है। तो टूल्स मेन्यू के सभी ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि राइटर के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स मेन्यू में ऑप्शन आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 29 नंबर का क्वेश्चन, राइटर में लाइन स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो स्वतः उस एप्लीकेशन में सेट होता है। तो ऑप्शन दिया है 1, 1.15, 1.5 या 2। तो आपको बता दें कि राइटर के अंतर्गत जो लाइन स्पेसिंग होती है वह होता है 1, जबकि अगर हम MS वर्ड की बात करें तो वहाँ पर 1.15 होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राइटर में जो लाइन स्पेसिंग होती है वह 1 होता है। और लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा करना। यहाँ पर आपको 1 जो है लाइन स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट रूप में राइटर के अंतर्गत मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, राइटर में एजेंडा तैयार करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई एजेंडा तैयार करना चाहते हैं तो राइटर में आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, डिज़ाइन का, टेम्पलेट का, क्रिएट का या फिर विजार्ड का। तो आपको बता दें कि एजेंडा बनाने के लिए आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, टेम्पलेट ऑप्शन का यूज़ करके और आप चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ अपने राइटर के अंतर्गत कोई भी एजेंडा तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, विंडोज़ OS के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस में कितने प्रोग्राम एक साथ चलाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ख़ास ये प्रश्न है, बिल्कुल नया और बिल्कुल यूनिक। ये पूरी की तरह से टेस्ट किया गया है कि अगर हम विंडोज़ OS में, यानी कि जिस हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह वीडियो तैयार कर रहे हैं, इस OS में अगर हम लिब्रे ऑफिस के प्रोग्राम चलाएंगे तो एक साथ कितने प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस के। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है आप एक साथ चला सकते हैं। आपको बता दें
अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि लिब्रे ऑफिस में कुल 6 प्रोग्राम होते हैं और आप चाहें कि सभी प्रोग्राम को एक साथ रन करा दें तो यह संभव नहीं है। आप मैक्सिमम एक साथ जो है वो 4 प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कैल्क में डिफ़ॉल्ट शीट का नाम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जैसे ऊपर अभी फाइल हमने देखा कि राइटर के अंतर्गत जो हम फाइल बनाते हैं उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कैल्क में डिफ़ॉल्ट सीट का नाम क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला है सीट स्पेस 1, सीट 1, सीट /1 और सीट -1। तो आपको बता दें कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीट 1। यहाँ पर बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, सीट 1 दोनों एक साथ लिखा होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे पहले ऑप्शन में सीट के बाद एक स्पेस भी लगा हुआ है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो डिफ़ॉल्ट सीट का नाम होता है वो सीट 1 होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी स्पेस नहीं होता है। अगला प्रश्न बहुत ही खास है और इस तरह का प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे तो आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पूछा है कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि AMJ 1048,576 या XFD 1048,576, XI 256 या फिर IB 16,384। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए AMJ 1048,576। जी हाँ दोस्तों, कैल्क के अंतर्गत जो सबसे अंतिम सेल है उसका नाम है AMJ 1048,576। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए एक्सेल प्रोग्राम की, तो वहाँ पर अंतिम जो सेल का नाम होता है वो होता है XFD 1048,576। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्क के बारे में पूछा है तो आपको ये याद रखना है AMJ। एक बात आपको और बता दें कि किसी भी सेल का जब नाम लिखा जाता है तो वह हमेशा पहले कॉलम का नाम होता है, उसके बाद फिर रो का नाम होता है। और अगर 2 या 2 से अधिक हमने अगर सेल को सेलेक्ट किया है, यानी सेल रेंज हमने निर्धारित किया है, तो उनके बीच में कॉलन का चिन्ह लग जाता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कहां से कहां तक का सेल जो है वो सेलेक्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, कैल्क में सेल एड्रेस कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर बहुत ही खास और बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है कि कैल्क में जो सेल एड्रेस होता है वो कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। जी हाँ, यहाँ पर 3 तरह के सेल एड्रेस जो है वो आपको कैल्क में मिल जाते हैं, रिलेटिव सेल एड्रेस, इसके अलावा रेफरेंशियल सेल एड्रेस और मिक्स सेल एड्रेस, ये इनके नाम होते हैं। और यही 3 एड्रेस जो है आपको कैल्क और एक्सेल दोनों जगह पर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कैल्क में एक या एक से अधिक चुने गए सेल को क्या कहते हैं। यानी कि अगर आपने कई ढेर सारे सेलों को सेलेक्ट किया हुआ है तो वह सेलेक्ट किए गए सेल क्या कहलाएंगे। ऑप्शन दिया है मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, सेल रेफरेंस या फिर सेल रेंज। तो राइट आंसर होगा सेल रेंज। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो वह सेल रेंज कहलाता है, जिसे कॉलन के चिन्ह से शो किया जाता है। अगर कई सेलों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो मर्ज सेल कहलाता है, या फिर अगर सेलों को हम डिवाइड करते हैं, बांटने का काम करते हैं, तो वो स्प्लिट सेल कहलाता है। और सेल एड्रेस में सेल रेफरेंस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, फार्मूला बार का प्रयोग सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए किया जाता है। फार्मूला बार जो नेम बॉक्स के दाहिनी तरफ शो होता है, तो इसका यूज़ क्या केवल फार्मूला लिखने के लिए होता है। ऑप्शन दिया हुआ है यस, नो, या आप संदेह है यानी आंशिक में हो सकता है या नहीं, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि फार्मूला बार का यूज़ केवल फार्मूला लिखने के लिए नहीं होता है। जब आप कुछ सेल में लिखते हैं तो वो भी आपको फार्मूला बार में दिखाई देता है। यानी कि फार्मूला बार के अंतर्गत जो कुछ भी आप सेलों के अंतर्गत लिखते हैं वो सब आपको फार्मूला बार में भी शो हो जाता है। आपको बता दें कि अगर आप जो है एक्सेल चलाते हैं और फार्मूला बार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चौड़ा करना चाहते हैं, तो आपको Ctrl+Shift+U शॉर्टकट की का यूज़ करना होता है, तो आपका फार्मूला बार जो है वो चौड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 37 नंबर का क्वेश्चन, कैल्क में एंकर ऑप्शन के अंतर्गत कितने ऑप्शन आते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास ये जो है आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। कैल्क में एंकर ऑप्शन जो है उसमें कितने ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टू सेल,
टू पेज, रिसाइज विथ सेल या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आपको एंकर ऑप्शन के अंतर्गत मिल जाता है, जहां से आप सेल को, पेज को या फिर जो सेल जितने भी जोड़े गए हैं उनकी साइज को आप यहां से छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 38 नंबर का आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जा रहा है, कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं कैल्क के अंतर्गत तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है कंट्रोल शिफ्ट सी, अल्ट कंट्रोल सी, अल्ट शिफ्ट सी या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई। तो आपको बता दें राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट सी। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट सी बटन का प्रेस करके और आप आसानी के साथ जो है नया कमेंट किसी भी सेल पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैल्क में बैक स्पेस की अगर आप यूज़ करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक्टिव सेल में मौजूद हैं और बैक स्पेस बटन आप प्रेस करते हैं तो कौन सा आपको जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होकर मिलेगा। ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट टेक्स्ट, रिमूव टेक्स्ट, डिलीट सेल या फिर डिलीट कंटेंट। तो आपको बता दें डिलीट कंटेंट नाम का आपको यहाँ पर डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, जहाँ से आप चाहें तो टेक्स्ट सेल इत्यादि को आप डिलीट कर सकते हैं। आगे देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, कैल्क के सेल में कर्सर ब्लिंक कराने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, यानी कौन सा बटन हम यूज़ करते हैं तो कैल्क के सेल में जो है कर्सर ब्लिंक करने लगता है। तो आपको बता दें कि जिस सेल में आपको कर्सर ब्लिंक कराना है पहले उसे सेलेक्ट करना होता है और आप F2 शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, F2 जो है वो रीनेम का शॉर्टकट होता है। अगर आप फाइल फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप F2 बटन का यूज़ कर सकते हैं। और कैल्क अगर प्रोग्राम चला रहे हैं और कर्सर ब्लिंक कराना चाहते हैं एक्टिव सेल में तो आपको वहाँ पर भी F2 शॉर्टकट की को यूज़ करना होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 41 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस के फोर्स टेम्पलेट के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट कितने स्लाइड ओपन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है फोकस नाम का जो टेम्पलेट आपको मिल जाता है इम्प्रेस के अंतर्गत तो उसमें कितने स्लाइड एक साथ ओपन होकर के आपको मिल जाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। आपको बता दें कि इम्प्रेस जो है आपको कई सारे बेहतरीन टेम्पलेट की सुविधा दे देता है, जहां पर आपको फोकस नाम के टेम्पलेट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां डिफ़ॉल्ट रूप में 4 स्लाइडें जो है वो आपको ओपन हो करके मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्न में कौन इम्प्रेस का टेम्पलेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इम्प्रेस के टेम्पलेट की बात हो रही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फोकस, ब्राइट ब्लू या क्लासी रेड या फिर स्टाइल। तो आपको बता दें कि स्टाइल जो है ये इम्प्रेस का टेम्पलेट नहीं है, जबकि बाकी ये तीनों नाम जो हैं ये सभी इम्प्रेस के टेम्पलेट है। अगर आप इम्प्रेस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो आपको कई सारे रोचक टेम्पलेट मिल जाएंगे, जहां से आप इन्हें सेलेक्ट करके और अपनी स्लाइड को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ 43 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास है, इम्प्रेस का विंडो डिफ़ॉल्ट किन किन भागों में बटा होता है। जी हाँ दोस्तों, इम्प्रेस का जो स्टार्टिंग विंडो हम ओपन करते हैं तो वो कौन कौन से पार्ट में बटा होता है। तो यहाँ दिया हुआ है स्लाइड पेन, वर्क स्पेस, साइड बार या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ दोस्तों, साइड पेन भी आपको मिल जाता है, वर्क स्पेस भी मिलता है और साइड बार भी आपको मिल जाता है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन आपको डिफ़ॉल्ट विंडो में मिल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इम्प्रेस में लेआउट की संख्या कितनी होती है। बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है 9, 12, 16 या 20। तो आपको बता दें कि इम्प्रेस के अंतर्गत आपको कुल लेआउट की संख्या मिलती है 16, जबकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको लेआउट कुल मिल जाते हैं 9, जबकि यहाँ पर आपको लेआउट्स की कुल संख्या मिलती है 16। बहुत ही खास प्रश्न है, इसे ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है, फोकस टेम्पलेट के फर्स्ट स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट कितने प्लेस होल्डर होते हैं। बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये। आपको बता दें कि जब हम टेम्पलेट ओपन करते हैं या पावर पॉइंट में या फिर इम्प्रेस के अंतर्गत स्लाइड ओपन करते हैं तो वहाँ पर
छोटे छोटे बॉक्स आपको मिल जाते हैं पट्टी नुमा, जिन्हें प्लेस होल्डर कहा जाता है। और यहाँ पूछा गया है कि जब आप फोकस टेम्पलेट ओपन करते हैं तो जो उसका पहला स्लाइड होता है उसमें कितने प्लेस होल्डर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 3 या 4। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल एक ही प्लेस होल्डर आपको छोटा सा मिल जाता है रेक्टेंगल साइज का। जबकि अगर हम बात करें अन्य स्लाइडों पे तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्लेस होल्डर आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दिया हुआ है 46 नंबर का क्वेश्चन। ये सभी इम्प्रेस के बिल्कुल नए और बिल्कुल ही खास जो है प्रश्न है, बिल्कुल ही यूनिक है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा, याद करिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न जो है आपको बिल्कुल ही नए मिल रहे हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रश्न आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ। तो आपकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत ही अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से आप लाइक करिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 46 नंबर का क्वेश्चन कि इम्प्रेस में मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो ड्यूरेशन होता है यानी समय वो कितना होता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो आपको बता दें कि राइट आंसर होगा 2 सेकेंड। आपका जो मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन होता है उसमें 2 सेकेंड डिफ़ॉल्ट में सेट होता है। आप चाहे तो इसे कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है 47 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन। इम्प्रेस की विंडो में मेन्यू बार के राइट साइड में कौन सा ऑप्शन शो होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टैब बार के राइट साइड में आपको हेल्प बटन मिल जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पूछा है कि इम्प्रेस के मेन्यू बार में राइट साइड में आपको कौन सा ऑप्शन शो होता है, अपडेट, हेल्प, अप टू डेट या लिब्रे ऑफिस अपडेट। तो आपको बता दें राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस अपडेट। आपको अगर लिब्रे ऑफिस अपडेट करना है तो डायरेक्ट मेन्यू बार के राइट साइड में जा करके और क्लिक करके आप वहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 48 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्प्रेस में डुप्लीकेट का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, डुप्लीकेट की यहाँ पर बात हो रही है, यानी किसी एक स्लाइड का दूसरा प्रतिलिपि आप तैयार करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की बटन आप प्रेस करेंगे। तो राइट आंसर इसका है शिफ्ट के साथ F3। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करके और आप चाहे तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। जनरली अगर आप किसी तरह का जो है, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं या एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और आपने किसी तरह का शेप लिया हुआ है और आप उस शेप को अगर डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो कंट्रोल D बटन हम प्रेस करते हैं। जबकि यहाँ पर आप चाहें तो डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट के साथ F3 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 49 नंबर का क्वेश्चन, इम्प्रेस में इंड प्रेजेंटेशन का शॉर्टकट की क्या है। यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन को रोकना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है, स्केप, इंड, बैक या पॉज बटन। तो आपको बता दें कि राइट आंसर है स्केप बटन। जैसे ही स्केप बटन आप प्रेस करते हैं, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में दिखता है, और आप इसे जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन जो है वो इंड हो जाता है। और आपको बता दें कि अगर आपने F5 बटन प्रेस करके और प्रेजेंटेशन को व्यू किया हुआ है तो वह पूरे स्क्रीन पर यानी फुल स्क्रीन पर शो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, इम्प्रेस में थ्रेसेस का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है ये। थ्रेसेस का शॉर्टकट पूछा गया है। इसका शॉर्टकट दिया हुआ F7, कंट्रोल F7, शिफ्ट F7 या अल्ट F7। तो राइट आंसर यहाँ पर है कंट्रोल के साथ F7। जबकि F7 जो होता है यह स्पेलिंग का शॉर्टकट की माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ से नेटवर्किंग का टॉपिक शुरू हो रहा है। वो है वायरलेस ट्रांसमिशन में सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, वो भी वायरलेस ट्रांसमिशन में। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या फिर सैटेलाइट। तो आपको बता दें कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है वह होती है इंफ्रारेड की, और इससे बढ़ते हुए क्रम में इंफ्रारेड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेडियो की, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट की होती है। सैटेलाइट को हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनर एंड आउटर कंडक्टर किस केबल में होता है? जी हाँ दोस्तों, दो तरह के कंडक्टर, इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर किस केबल में होता है? ऑप्शन दिया है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ईथरनेट केबल। तो यहाँ पर राइट आंसर है कोएक्सियल केबल। जी हाँ दोस्तों, कोएक्सियल केबल में दो तरह के इंडिकेटर, एक इनर और एक आउटर कंडक्टर मिल जाता है। ज़्यादातर केबल टीवी में इसका प्रयोग किया जाता है कोएक्सियल केबल का। अगर लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन हम करना चाहते हैं तो कोएक्सियल केबल काफ़ी फास्ट स्पीड जो है आपको प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है निम्न में पब्लिक नेटवर्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में कौन सा पब्लिक नेटवर्क नहीं है? PSTN, PSDN, WN या फिर VANS। तो आपको बता दें कि यहाँ पर WN जो है यानी वायरलेस नेटवर्क जो है यह पब्लिक नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आता, जबकि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क सर्विस, ये सभी जो है पब्लिक नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क सपोर्ट करता है वायर्ड, केबल, वायरलेस या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आप चाहें तो वायर्ड और वायरलेस मीडिया दोनों का यूज़ कर सकते हैं, केबल्स का आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सी टोपोलॉजी दो अलग अलग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है? यानी कि वह कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें दो अलग अलग टोपोलॉजियों की तरह काम करने की क्षमता होती है? रिंग, ट्री, मेस या फिर स्टार टोपोलॉजी। तो आपको बता दें कि ट्री टोपोलॉजी जो होता है यह जो है बस और स्टार का कॉम्बिनेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के दोनों का काम हम ट्री टोपोलॉजी के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है OSI का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर पूरा नाम पूछा है ओपन सिस्टम इंटरनेट, ओरिजिनल सिस्टम इंटरचेंज, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, फुल फॉर्म जो है आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको बता दें कि एक और फुल फॉर्म में एक काफ़ी स्टैंडर्ड तरीका आजमाया जा रहा है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि OSI में S का पूरा नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर जब तक पूरा नाम नहीं पता होगा तब तक आप पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर का फुल नेम आप नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से भी प्रश्नों को आप आसानी से तैयार करिए। अगला प्रश्न बहुत ही खास है और 10 नवंबर की होने वाली परीक्षा में इसे पूछा गया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? जी हाँ दोस्तों, AI के जनक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जॉन कूम, जॉन मैकार्थी, जॉन मा और जेफ बेजोस। तो आपको बता दें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी। जी हाँ दोस्तों, जॉन मैकार्थी जो है इन्हें हम AI का जनक मानते हैं। आगे बढ़िए तो देखिए दिया हुआ है अगला प्रश्न किसी वेबसाइट का सबसे पहला जो पेज होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है और ये कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न रिपीट होता है। तो इसे याद रखिएगा, किसी वेबसाइट का सबसे पहला पेज जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है मेन पेज, स्टार्टिंग पेज, होम पेज या फिर स्टैटिक पेज। तो आपको बता दें कि वह जो पेज होता है वह होम पेज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, होम पेज जो है किसी भी वेबसाइट का सबसे पहला पेज होता है जहां से आप उस वेबसाइट के अंतर्गत कहीं भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 59 नंबर का UTS की शुरुआत कब हुई थी? UTS के बारे में बता दें तो इसका पूरा नाम है अनरिजर्व टिकट सिस्टम, यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं। यहाँ से आप चाहें तो रेलवे के अंतर्गत जो अनरिजर्व टिकट होते हैं वह भी आप इसे खरीद सकते हैं। एक खास बात आपको बता दें कि आप स्टेशन के 5 किलोमीटर की एरिया में आप चाहें तो अगर रहेंगे तो आप UTS के थ्रू अपना जो है टिकट बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात बता दें कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर जा कर के और UTS के थ्रू अगर आप चाहें कि टिकट रिजर्व करें तो आप नहीं कर सकते हैं। स्टेशन से थोड़ा सा यानी कि 200 मीटर की दूरी पर आपको रहना होगा, तभी आप UTS ऐप के थ्रू चाहे तो अपना टिकट ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिया है जनवरी 2018, जनवरी 2020, जनवरी 2019 या जनवरी 2017। तो राइट आंसर है इसका
जनवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2019 के अंतर्गत जो है यहाँ पर यूटीएस की शुरुआत जो है की गई है और इसे भारत के रेल मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आईपी एड्रेस में अधिकतम संख्या का मान कितना होता है, यानी आईपी एड्रेस जो होता है उसमें अधिकतम 0 से लेकर के कितनी संख्या तक की डिजिट्स का यूज़ होता है। ऑप्शन दिया है 253, 254, 255 या 256। आपको बता दें राइट आंसर है इसका 255 यानी 255 कैरेक्टर। और आईपी एड्रेस जो होता है यह 0 से लेकर के 255 तक के कैरेक्टर को यूज़ करता है और ये 4 अलग अलग भागों में होता है जिनमें अधिकतम 3-3 कैरेक्टर होते हैं और ये सभी कैरेक्टर्स जो है वो सभी नंबर्स डॉट से अलग होते हैं, दशमलव के चिन्ह से अलग होते हैं। आगे देखें यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है बैडू क्या है, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि बैडू जो है यह एक तरह का सर्च इंजन है। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार ट्रिपल-सी की परीक्षा में रिपीट हुआ है तो इसे याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा फेमस सर्च इंजन जो सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं वो तो गूगल है, लेकिन बैडू भी एक तरह का सर्च इंजन है। और सबसे पुराने सर्च इंजन की बात करें तो वह है आर्ची। आगे बढ़ते हैं तो 62 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, यानी इंटरनेट से अगर जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्लाइंट सर्वर, वेब डिवाइस या फिर पीयर टू पीयर। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा क्लाइंट सर्वर। जी हाँ दोस्तों, सर्वर जो होगा वो हमारा इंटरनेट हो जाएगा और उससे जुड़े हुए सभी डिवाइस जो हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। तो यह क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है यह पूछा गया है। ऑप्शन है TCP/IP, HTTP, टेलनेट या फिर गोफर। तो आपको बता दें कि HTTP को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जबकि TCP/IP को हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है लिंक्डइन को कब लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिंक्डइन की लॉन्चिंग डेट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 5 मई 2003, 10 अप्रैल 2002, 4 जून 2003 या फिर 15 सितंबर 2003। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5 मई 2003। जी हाँ दोस्तों, 5 मई 2003 में लिंक्डइन को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही खास प्रश्न है मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सिंपल प्रोटोकॉल का नाम क्या है। SMTP, POP3, IMAP या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। और SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जबकि IMAP का होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है कि आप अगर मेल लाना चाहते हैं तो वहाँ पर POP3 प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही खास और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है व्हाट्सएप किसका उदाहरण है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, मेल सर्विस या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप जो है एक इंस्टेंट मैसेजिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है और व्हाट्सएप जॉन कून द्वारा 2009 में तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 67 नंबर का C2C में C का पूरा नाम क्या है। कस्टमर, कॉम्प्लेक्स, कंज्यूमर या फिर कंप्रेस। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है OLX। जी हाँ दोस्तों, OLX पर बेच दो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 68 नंबर का कम्युनिकेशन का हिंदी नाम क्या है। बहुत ही खास और आपको बता दें कि बहुत ही कम लोगों को इसका हिंदी नाम पता होगा कि कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है संदेश भेजना, बातचीत करना, संप्रेषण या फिर प्रेषण। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है संप्रेषण। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है।
और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं और जब एक पर्सन अपनी किसी बात को कहता है और दूसरा पर्सन जो है उसका जब रिप्लाई करता है तो वह स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यानी प्रभावी कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 69 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, TLD का पूरा नाम क्या है? ट्रैवल लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, टूरिस्ट लेवल डोमेन या फिर टॉप लर्निंग डोमेन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन। जी हाँ दोस्तों, TLD का पूरा नाम है टॉप लेवल डोमेन। आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन केस सेंसिटिव नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, केस सेंसिटिव नहीं कौन सा होता है? तो डोमेन नेम, वेबसाइट, प्रोटोकॉल या फिर ईमेल। तो आपको बता दें ईमेल जो होता है वह केस सेंसिटिव नहीं होता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लिखने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बिल्कुल ही खास, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है MIME में दोनों M का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, MIME में पहला M और जो यहाँ पर दूसरा M दिया हुआ है, इन दोनों M का क्या नाम है? मल्टीमीडिया और मेल, मल्टीपर्पज़ और मेल, मॉडर्न एंड मेल या फिर मॉड्यूल एंड मेल। तो आपको बता दें इसका MIME का पूरा नाम है मल्टीपर्पज़ और मेल। इसका पूरा नाम होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और यहाँ पर दोनों M का नाम है मल्टीपर्पज़ एंड मेल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 72 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खास दिया हुआ है, ईमेल का बेनिफिट क्या है? अगर हम ईमेल यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? तो देखिए यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन, डाटा का रिकॉर्ड रखना, किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर लेना, सॉफ्ट कॉपी यूज़ करना और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बता दें ये सारे बेनिफिट जो हैं ईमेल के हैं, यानी अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आप बड़े ही आराम से अपने डेटा को लंबे समय तक रिकॉर्ड के तौर पर रख सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी जा करके किसी भी डिवाइस पर अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही साथ आसानी से किसी भी सॉफ्ट कॉपी को एक दूसरे के साथ साझा भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 73 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें क्या क्या होता है वो किसे कहते हैं? तो दिया हुआ है ओनली नंबर, कैरेक्टर्स एंड नंबर, सिंबल एंड नंबर या अपर लोअर केस नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको बता दें ऐसा पासवर्ड जिसमें अपर केस हो, लोअर केस हो, नंबर्स हो और स्पेशल कैरेक्टर हो उसे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ईमेल भेजते समय मैसेज का हेडिंग कहाँ लिखा जाता है? यानी कि जो उसका मेन टॉपिक होता है, जो रिसीवर को शो होता है, वह हेडिंग हम कहाँ लिखते हैं? टू में, सब्जेक्ट में, CC में या फिर BCC में। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है आप उस मैसेज का हेडिंग लिखते हैं, जबकि टू के अंतर्गत आप जिसे संदेश भेजना चाहते हैं उसका ईमेल लिखते हैं, जबकि कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत भी आप एक से ज़्यादा लोगों का ईमेल टाइप करके और एक मेल को एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखना कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसमें लिखते हैं कि नहीं, लेकिन ये इंटरनेट नेटिकेट्स के अंतर्गत यानी इंटरनेट शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना ही होता है, वो उससे पता चलता है कि आप किस तरह का डेटा किसे भेज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए बहुत ही खास ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ट्विटर पर यूज़र नेम जो होता है वो किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? जब आप ट्विटर पर अपना कोई यूज़र नेम तैयार करते हैं तो वह शुरू में किस चिन्ह से शो होता है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अलग अलग सिंबल्स दिया हुआ है, हैज़ का, एंड का, @ का और स्टार का। तो आपको बता दें कि हमेशा ट्विटर पर जो अकाउंट का नाम होता है, यूज़र नेम होता है, वो @ सिंबल से शुरू होता है। और एक ख़ास बात आपको और बता दें कि ट्विटर पर जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उनके नाम के आगे एक जो है सही का निशान, साथ ही साथ ब्लू कलर के बैकग्राउंड में आपको एक राइट सही का निशान जो है मिल जाता है। वह उससे पता चलता है कि यह अकाउंट जो है वो पूरी तरह से वेरीफाइड अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास ट्विटर से प्रश्न पूछा गया है कि ट्विटर को कब लॉन्च किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ट्विटर का लॉन्च डेट यहाँ पर पूछा गया है, दिया हुआ है 20 जुलाई 2005, 21 मार्च 2006, 25 जुलाई 2006 या 15 जुलाई 2006। तो राइट आंसर होगा
15 जुलाई 2006। जी हाँ दोस्तों, 2006 में ट्विटर को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल और कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो इसे याद रखिएगा। भारत में कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र कितने हैं? जी हाँ, जहाँ से आप जा करके अपना पासपोर्ट बना सकते हैं वह कितने हैं? भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं? 76, 77, 78 या फिर 79? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 76। भारत में कुल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जहाँ पर आप जा करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और आपको बता दें, पासपोर्ट में जो वेरिफिकेशन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, अगर किसी तरह का कोई और फॉल्ट ना हो तो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एसएमएस का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, एसएमएस जो हम मैसेज के थ्रू भेजने का काम करते हैं, तो एसएमएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया है शॉर्ट मैसेज सर्विस, स्विच मैसेज सर्विस, स्पीड मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेज सिस्टम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, शॉर्ट मैसेज सर्विस। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस को हम बोलते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 79 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही खास क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी नहीं है? बहुत ही खास प्रश्न है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का कैटेगरी नहीं है? स्टैंडर्ड कार्ड, रिवार्ड कार्ड, सिक्योर कार्ड या फिर कैश कार्ड। तो आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड में कैश कार्ड नाम का कोई भी कैटेगरी नहीं होता है, जबकि स्टैंडर्ड, रिवार्ड और सिक्योर कार्ड की कैटेगरी जो है वो क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बनी होती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ईबीटी में बी का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ईबीटी जो है इसमें बी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है बेनिफिट, बेस्ड, ब्रेन या फिर बॉटम। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनिफिट। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांजैक्शन, इस तरह से इसका पूरा नाम होता है, और बी से पूरा नाम है बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत ही खास है, और कई बार जो मैंने अपने ब्राउज़र गूगल क्रोम की सेटिंग का जो ट्रिक मैंने बताया है वहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस करके बताया है। ब्राउज़र में जो इनकॉग्निटो मोड होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिक वेबसाइट ओपन करने के लिए, या डाटा सेव करने के लिए, या हिस्ट्री हाइड करने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि इनकॉग्निटो मोड जो होता है बहुत ही खास मोड है, ब्राउज़र के अंतर्गत आपको मिल जाता है। यूट्यूब में भी आपको इनकॉग्निटो की सुविधा मिल जाती है, जहां से आप चाहें तो अपनी सर्च हिस्ट्री को या फिर जो भी आप शो कर रहे हैं उसे हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री बनती ही नहीं है, आप जो भी चीज़ करोगे इनकॉग्निटो मोड के अंतर्गत जा करके वह हिस्ट्री के अंतर्गत शो नहीं होगा। आगे देखिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, चाइना का सर्च इंजन कौन सा है? जी हाँ, चीन में कौन सा सर्च इंजन यूज़ किया जाता है? ऑप्शन दिया है डक डक गो, बिंग, गूगल या बिंदु। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बिंदु जो है यह जो है आपके चाइना में सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। चाइना का यही सर्च इंजन जो है यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 83 नंबर का, वो है लिब्रे ऑफिस का न्यू वर्जन कब लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो लिब्रे ऑफिस आजकल CCC में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसका जो सबसे नया वर्जन, एकदम लेटेस्ट वर्जन है, वो कब लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन दिया है 3 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020, 13 सितंबर 2020 या 15 अगस्त 2020। तो आपको बता दें राइट आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 2020। जी हाँ दोस्तों, अभी इसी साल रिसेंटली 3 सितंबर 2020 में इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है लिब्रे ऑफिस का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बहुत ही खास, राउटर जो है वो किस लेयर पर कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, राउटर जो है यह लेयर पूछा है कि किस लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक, नेटवर्क या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपको बता दें राउटर जो है वह नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है, और बहुत ही ख़ास राउटर जो है एक तरह का इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस होता है, जहां से आप आसानी से कई डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्न में कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे देखिए अभी हम ऊपर राउटर के बारे में पढ़ रहे थे, वहीं यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में कौन नेटवर्किंग डिवाइस
नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है राउटर, फायरवॉल, ब्रिज या फिर गेटवे। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है नेटवर्किंग डिवाइस, नहीं है। तो राउटर, ब्रिज और गेटवे ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस है, जबकि फायरवॉल जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी वॉल होता है। यहाँ पर यह किसी तरह का डिवाइस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही खास प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, IMEI नंबर कितने अंकों का होता है। जी हाँ दोस्तों, IMEI नंबर जो है जो मोबाइलों की आइडेंटिफाई के लिए होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि IMEI में नंबर कितने होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 12, 13, 14 या फिर 15। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर 15, 15। जी हाँ दोस्तों, IMEI नंबर जो होते हैं यह कुल 15 अंकों का होता है। आप चाहे तो अपने मोबाइल में आकर के और चेक भी कर सकते हैं। मोबाइल की सेटिंग में आपको जाना होगा, वहाँ से अबाउट फ़ोन में आप जब जाएंगे तो वहाँ से जा कर के आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है, निम्न में किस डोमेन का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। जी हाँ, कॉमर्शियल सेक्टर के अंतर्गत कौन सा डोमेन यूज़ करते हैं, .com, .org, .net या .edu। तो आपको बता दें कि .com जो है यह कॉमर्शियल सेक्टर में सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला डोमेन है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम .org, इंटरनेट के लिए .net और एजुकेशनल सेक्टर के लिए हम .edu डोमेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ख़ास है और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इस पूरे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझा दूं। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने कुछ स्पेशल यहाँ पर जो है कोड भी दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एरवाइज, मोजिक, नेटस्केप या ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न में तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, लेकिन सबको पहला हम नहीं कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है उसे तो एरवाइज कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम फेमस है, इसे लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए यह प्रश्न में ज़्यादातर नहीं बनता है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोजिक का। जी हाँ दोस्तों, मोजिक को आपको बताएगा कि पहला वेब ब्राउज़र है। और कभी कभी क्या होता है कि ना तो एरवाइज और ना ही मोजिक, ये दोनों ही आपके परीक्षा में ऑप्शन देता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है नेटस्केप का। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम है नेटस्केप नेविगेटर, और आजकल भी इस नेटस्केप नेविगेटर का यूज़ किया जाता है। और इसे ही पहला हम, अगर कंडीशन में हमको इन दोनों ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, हमारे ऑप्शन में एरवाइज और मोजिक नहीं मिल रहा है, तो आपको नेटस्केप नेविगेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ पर आप पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र के तौर पर इसे मान सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि एरवाइज जो है वो सबसे पहला ग्राफिकल वेबसाइट है, यानी कि वेब ब्राउज़र है, और मोजिक जो है यह एक तरह का गूगल पे सर्च करने के बाद आपको यही मिल जाएगा, काफ़ी फेमस है। जबकि अगर ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं तो आप थर्ड नंबर पे आकर के नेटस्केप को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बहुत ही खास प्रश्न है, ऑथेंटिकेशन का अर्थ है सेंडिंग, सर्चिंग, यूज़र वेरिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बता दें कि ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूज़र वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप जब कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं या बैंकों में भी ऑथेंटिकेशन की सुविधा होती है, उसमें हम यूज़र को वेरीफाई करते हैं कि यूज़र वो करेक्ट वही है जिसने अपना यह काम किया, यानी कि जिसका होता है उसका वेरीफाई करके, ऑथेंटिकेशन करके, और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का अर्थ हो जाएगा यूज़र वेरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है X जो है 86 क्या है। बहुत ही खास प्रश्न है, X86 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, सर्च इंजन या फिर वेब ब्राउज़र। तो आपको बता दें X86 जो है वह प्रोसेसर है, और आपको बता दें कि यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्क करता है। आप देखेंगे अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक X86 मिल जाता है और एक 64 मिल जाता है। जी हाँ, एक 64 बीट का और एक 32 बीट का। तो यहाँ पर जो 32 बीट वाला होता है उसे
x86 के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रोसेसर का टाइप है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है। वह कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहली बार क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की थी। SBI, RBI, ICICI या फिर CBI। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली बार इसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान लेकिन कई बार रिपीट हुआ है। दिया हुआ है फ्यूचर स्किल में कुल कितने स्किल आते हैं। फ्यूचर स्किल के अंतर्गत आने वाले स्किल के बारे में पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 या 4। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि फ्यूचर स्किल के अंतर्गत टोटल जो है वो 9 स्किल आते हैं। आपको बता दें कि फ्यूचर स्किल में कुल स्किल की संख्या जो है वो 9 होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर फ्यूचर स्किल के अंतर्गत कुल कितने स्किल आते हैं, 9 स्किल आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक प्रश्न है कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसका व्यास किस यूनिट में मापा जाता है, किस मेजरमेंट में मापा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रांस या फिर ओम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रांस। जी हाँ दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक केबल का जो व्यास होता है वो माइक्रांस में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में कौन हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है, आपको बता दें कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे इधर उधर मूव कर सकते हैं, जो फिजिकल पार्ट हमें शो होता है वही हार्डवेयर कहलाता है। और यहाँ पूछा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, स्कैनर, प्लॉटर, मॉडेम या फिर इंटरप्रेटर। तो आपको बता दें इंटरप्रेटर जो होता है वह ट्रांसलेटर होता है, वह किसी तरह का हार्डवेयर नहीं है। जबकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है और मॉडेम जो है वह एक तरह का पेरिफेरल डिवाइस है। प्लॉटर के बारे में आपको बता दें तो प्लॉटर जो है वो 2 प्रकार के आपको मिल जाते हैं, ड्रम पिन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बहुत ही खास एक बात और बता दें, मॉडेम का कई बार पूरा नाम पूछा जाता है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ASCII कोड में किस अल्फ़ाबेट का कोड 70 होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो 70 कोड पर आपको ASCII कोड में शो होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है E, F, G या H। तो आपको बता दें राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन B, F कैरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खास है। आपको बता दें कैपिटल का A अल्फ़ाबेट जो है वो 65 से शुरू होता है, 65 पर कैपिटल का A होता है, जबकि स्मॉल a जो है वो 97 पर ASCII कोड के चार्ट में आपको मिल जाता है। इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे बढ़ते हैं तो 96 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ATM पासवर्ड कितने अंकों का होता है। जी हाँ दोस्तों, ATM का जो पासवर्ड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का जो कार्ड होता है, ATM कार्ड का जो पासवर्ड होता है वह कितने अंकों का होता है, 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 डिजिट का। जी हाँ दोस्तों, 4 अंकों का ATM का कार्ड का जो पासवर्ड होता है वह 4 अंकों का आपको मिल जाता है और ये आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, यानी आप अधिकतम मैक्सिमम कितने रुपए का चेक काट सकते हैं, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या फिर नो लिमिट। तो आपको बता दें चेक से ट्रांजैक्शन आप नो लिमिट होती है, यानी कि आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न 98 नंबर का बहुत ही खास है। दिया हुआ है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के सेंट्रल केबल में दोनों सिरों पर ट्रांसमीटर जोड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो केबल सेंट्रल केबल बिछाया जाता है उसके दोनों सिरों में यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट में किसमें ट्रांसमीटर ऐड किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर टोपोलॉजी दिया हुआ है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बस टोपोलॉजी के अंतर्गत जो है जो सेंट्रल केबल बिछाया जाता है जिसके थ्रू सारे नोड कनेक्ट होते हैं उसके दोनों सिरों पर आपको ट्रांसमीटर मिल जाता है।
आगे बढ़ते हैं तो 99 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया गया है, सी, जावा, सी हैज़ या सी प्लस प्लस। तो आपको बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में तैयार किया गया है और यह जो है विंडोज़ के 95 वर्जन्स के साथ ही मिला था, इसलिए इसे विंडोज़ के 95 वर्जन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी माना जाता है। आपको बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में बनाया गया है। दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि इस तरह का मैं ढेर सारा वीडियो आपके लिए लगातार बनाता रहूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट में जा कर के और पहले से कई सारे अपलोड वीडियो को आप वहां से देख चुके हैं और अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो ज़रूर एक लाइक तो करके ही जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का जो सबसे अंतिम प्रश्न है, लेज़र प्रिंटर में टोनर सामान्यतः किस रंग में होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोनर की बात हो रही है कि अगर लेज़र प्रिंटर का जो टोनर होता है वो जनरली किस कलर का होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन या फिर ब्लैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक कलर। इसके अलावा अगर कलर लेज़र प्रिंटर की बात करें तो ये सियान, मैग्नेटा या फिर येलो कलर में होता है, जबकि जो जनरल टोनर होता है, सामान्यतः जो टोनर होता है लेज़र प्रिंटर के अंतर्गत, उसका कलर होता है ब्लैक। एक बात आपको बता दें कि लेज़र प्रिंटर सबसे हाई डीपीआई प्रेजेंट करता है और इसके अलावा उसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने बहुत सारे नए प्रश्न देखे होंगे, आपको ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा SSC की या अन्य परीक्षाओं में हेल्प देगी। तो आप इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएं। वीडियो पर आप चाहें तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।